हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ बच्चों। मेरा नाम है समता शुक्ला और आप लोगों का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट होगा, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो बिना देरी किए हुए हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। क्या नाम है आपका चैप्टर का? नाम है बच्चों भोजन के घटक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहले हमको बच्चों इस बारे में चर्चा करनी है कि जैसे सबसे पहले ये जानना है कि हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों को पहला सवाल था, पहले चैप्टर का जो सवाल था हम लोगों का वो ये था कि भोजन हम लोगों को कहाँ से मिलता है। हम भोजन जो खाते हैं वो हमको किस तरह से प्राप्त होता है, उसको मिलने का हमें कौन कौन सा साधन है। हम उसे कुछ जंतुओं से प्राप्त करते हैं, कुछ प्रकार की वनस्पतियों से भोजन को प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद बच्चों हम लोगों को फिर आपके खाने की हैबिट्स के आधार पे, यानी खाने की आदतों के आधार पे क्लासिफाई कर दिया गया था, जंतुओं को वर्गीकृत कर दिया गया था कि किस प्रकार के जंतु शाकाहारी कहलाते हैं, जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, किस प्रकार के जंतु मांसाहारी कहलाते हैं और किस प्रकार के जंतुओं को हम सर्वाहारी कहते हैं। तो जब ये चीज कॉन्सेप्ट्स कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है और भोजन हमें कहाँ से मिलता है, कोई भी व्यंजन बनाने के लिए हमें किन किन कच्ची सामग्रियों की जरूरत होती है, और उसके बाद भोजन किस प्रकार का भोजन खाने से उसको आप शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी किस श्रेणी में रखा गया है, ये हम लोगों का पहले चैप्टर में क्लियर हो गया था, ठीक है। अब हम लोगों का जो दूसरा चैप्टर है बच्चों, उसका नाम है भोजन के घटक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये वाला चैप्टर जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको क्या जानने को मिलेगा बच्चों कि जो आप भोजन खाते हैं, ठीक है, मैंने आपको लिस्ट बनाने को बोला था कि आप एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप 5 लोगों को ले लीजिए, लिस्ट में नाम लिख लीजिए और उन 5 लोगों से पूछिए कि उन्होंने ब्रेकफास्ट के टाइम पे, लंच के टाइम पे यानी दिन के खाने में, और डिनर के टाइम पे यानी रात के खाने में क्या खाया, ठीक है। अब ये लिस्ट आशा करती हूँ आप सभी बच्चों ने ये वाली एक्टिविटी करी होगी, तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि जो भी आप खाना खाते हैं तो अलग अलग व्यक्ति का खाना खाने का तरीका भी अलग अलग होता है और वो अलग अलग चीजें खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 5 लोगों के नाम लिखे हैं लिस्ट में तो उन 5 लोगों ने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में सेम एक ही चीज खाई होगी, ऐसा तो नहीं आया ना। आपकी उस एक्टिविटी में क्या रिजल्ट आया होगा? रिजल्ट ये आया होगा कि लोगों ने अलग अलग प्रकार का खाना खाया। तो इससे आपको समझ में आ गया कि हर अलग अलग व्यक्ति के, या ये कह सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग राज्यों में रहने वाले, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की जो खाना खाने का तरीका होता है, जो उनका सामान्य भोजन होता है, वो कुछ अलग प्रकार का होता है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों के कुछ सामान्य भोजन, हम बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि अन्न का व्यंजन में वहां पे मक्के की रोटी बहुत ज्यादा मशहूर है, और उसके बाद वहां पे राजमा खाया जाता है। वहां पे सब्जियों में मक्के की रोटी और सरसों का साग जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। अन्य व्यंजन में वहां पे दही, घी और उसके अलावा छाछ, छाछ भी बहुतायत की मात्रा में खाई जाती है ना। तो उसके बाद फिर आप देखिए ये आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा साउथ में जाते हैं तो देखते हैं वहां पे अन्न के व्यंजन में चावल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दालों में वहाँ अरहर की दाल बहुत अच्छी बनती है, वहाँ पे रसम जिसे हम चारू भी कहते हैं वो भी बनता है। सब्जी में कुंदरू की सब्जी वहाँ बहुत ज्यादा फेमस होती है। वहाँ पे अन्य व्यंजनों में मट्ठा, घी, अचार, ये सब भी लोग अपने भोजन में, सामान्य दैनिक भोजन में इसको वो शामिल करते हैं। फिर जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, यानी आंध्र से भी आगे जाते हैं, बिल्कुल दक्षिण भारत की जब आप बात करते हैं, भारत के दक्षिण दिशा में जो
राज्य हैं उनकी जब हम बात करते हैं, केरला की या उसके पहले की तमिलनाडु केरल की बात करते हैं, तो वहां पे ज्यादातर अन्न के व्यंजनों में इडली, डोसा यानी कि चावल से बने हुए व्यंजन, और सांभर यानी दाल से बने हुए व्यंजन जिसमें सब्जियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और विभिन्न प्रकार की करी जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब ग्रेवी वाली सब्जी, रसेदार जो सब्जी होती है, ग्रेवी वाली सब्जी को हम क्या कहते हैं बच्चों, करी कहते हैं, ग्रेवी वाली सब्जी। तो इस प्रकार का मतलब ये चार्ट से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अलग अलग राज्यों में कितने अलग अलग प्रकार का, बहुत अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। अन्य व्यंजनों में दक्षिण भारत में क्योंकि नारियल का उत्पादन वहां बहुत होता है, तो इसलिए वहां पे नारियल से बनी हुई वस्तुओं का भी सेवन किया जाता है, जैसे आपका नारियल की चटनी हो गई, या नारियल के तेल का बहुत मात्रा में सेवन किया जाता है। कुछ भी चीज अगर आपको कोई भी व्यंजन बनाना है तो वहां पे नारियल के तेल का ही यूज किया जाता है। तो आपको ये जानना है इस वाले चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको ये जानना है कि अलग अलग राज्यों में जो सामान्य भोजन आप लोग खा रहे हैं वो कौन कौन से प्रकार का है, और उस सामान्य भोजन में आपको क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं, और यही इस चैप्टर का नाम है। क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी जो आप भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में आपको किस तरह के भोजन के इंग्रेडिएंट्स की बात अलग होती है और भोजन के कंपोनेंट्स की बात अलग होती है। हम बात करेंगे इस क्लास में, हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। इंग्रेडिएंट्स का मतलब डिफरेंट होता है बच्चों, इंग्रेडिएंट्स इनका मतलब अलग होता है, और कंपोनेंट्स दोनों में क्या फर्क है पहले हम ये जान लेंगे, तब आप आगे समझ पाएंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि किसी व्यंजन को बनाने के लिए आपको किस किस कच्ची सामग्री की जरूरत पड़ी, वो कहलाता है आपका इंग्रेडिएंट्स यानी कि संघटक। जैसे मैंने आपको पिछली लेसन में बताया था कि खीर बनाने के लिए आपको दूध की, चावल की, चीनी की और मेवों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो चारों व्यंजन आपके क्या हो गए, वो चारों जो मटेरियल्स हैं बच्चों वो आपके कहलाएंगे संघटक या इंग्रेडिएंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि जब खीर पक्की तैयार हो गई तो उसमें आपको कौन कौन से पोषक तत्वों की मात्रा पाई जा रही है, वो आपके कहलाते हैं कंपोनेंट्स। ठीक, यानी ये तो हो गया संघटक, और ये है आपके भोजन के घटक। यानी कंपोनेंट्स का मतलब आपका जिसके अंदर कुछ पोषक तत्वों की कितनी मात्रा पाई जा रही है उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा, यानी कि जिन्हें हम घटक। तो चैप्टर का नाम क्या है आपका, भोजन के घटक। अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। आप सभी को मैं अभी बता रही हूं कि जैसे चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि किसी व्यंजन को बनाने के लिए उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को यूज करने की जरूरत होती है बच्चों, लेकिन उन इंग्रेडिएंट्स में क्या कंपोनेंट्स मौजूद हैं इसकी चर्चा हमको चैप्टर नंबर 2 में करना है। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है आप सभी जानते हैं। आपने सुना होगा बार बार अपनी मम्मी को ये कहते हुए कि आप लोगों को दाल अच्छी मात्रा में खाना चाहिए, अच्छे से खाना खाओ, सब्जियां खाओ, सलाद खाओ। अब आपको इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान आपको ये समझ में आएगा कि आपके बड़े जो लोग हैं वो आपको इस तरह से अच्छा खाना खाने के लिए क्यों कहते रहते हैं, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा, उसका आपको कारण समझ में आएगा। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ठीक, जो
हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों? जो हमें पौधों से या जंतुओं से मिलते हैं। जो हमें किससे मिलते हैं? पौधों से या जंतुओं से मिलते हैं। तो जो कच्ची सामग्री होती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल कहते हैं। और जो हमें पौधों से मिलते हैं उन्हें हम प्लांट प्रोडक्ट्स कहते हैं, और जो हमें जंतुओं से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जंतु उत्पाद यानी कि एनिमल प्रोडक्ट्स कहते हैं। इतना सभी बच्चों को समझ में आया? Each dish is made from one or more type of raw materials. वन का मतलब एक ही तरीके की किसी भी मतलब एक ही चीज से कुछ बन जाएगा, है ना? और एक से ज्यादा कच्ची सामग्री से भी कोई चीज बन सकती है। ईच डिश इज मेड फ्रॉम वन और मोर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? जो हमें प्लांट्स से प्राप्त होता है या हमें वो एनिमल्स से मिल सकता है। ठीक, इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। जैसे हम रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं बच्चों, तो आप किसी भी व्यंजन की बात कर लीजिए, वो एक ही सामग्री से कैसे बन सकता है? मान लीजिए कोई भी चीज बनाना है तो इवन आपको कम से कम कुछ नहीं तो पानी की तो जरूरत पड़ती ही होगी, है ना? तो एक ही मटेरियल से तो कोई व्यंजन नहीं बन सकता। अधिकतर उसमें दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स की ही जरूरत पड़ती है। जैसे आपको केवल अगर रोटी ही बनानी हो तो रोटी बनाने के लिए भी आपको आटे की और पानी की जरूरत पड़ जाती है। अगर आपको केवल चावल बॉयल करने हैं तो उसके लिए भी आपको चावल की और पानी की जरूरत पड़ जाती है ना? अगर आपको उसमें पुलाव बनाना है तो सब्जियां और अलग प्रकार के बहुत सारे मसाले भी पड़ते हैं, तब जाके आपका पुलाव तैयार हो पाता है। उसमें नमक भी पड़ता है। अगर अलग अलग तरीके का व्यंजन बनाना है, सब्जी बनाना है या कुछ बनाना है, तो उसमें आपको अलग अलग मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक, इस कच्ची सामग्री में उपस्थित घटकों को यानी कि कंपोनेंट्स को, इस कच्ची सामग्री में उपस्थित कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हीं को हम कहते हैं पोषक तत्व, और जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में बात करनी है। द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल, यानी कच्ची सामग्री जो आपका व्यंजन बनाने के लिए यूज होती है, उसमें प्रेजेंट जो घटक होते हैं, कच्ची सामग्री के अंदर जो घटक मौजूद होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। रॉ मटेरियल में जो इस रॉ मटेरियल में उपस्थित, मतलब आपको पता है ना, आप चावल खाते हैं तो क्यों खाते हैं? रोटी खाते हैं तो क्यों खाते हैं? उसके पीछे उसमें कुछ न कुछ आपके पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो आपके शरीर की वृद्धि के लिए, आपके शरीर की ऊर्जा के लिए और अलग अलग बहुत सारे तरीके के कामों को करने के लिए जरूरी होते हैं। में उपस्थित घटक, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, है ना? कि न्यूट्रिएंट्स आप किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? जो आपके कच्ची सामग्री में मौजूद कुछ पोषक तत्व होते हैं, जो आपके शरीर की अलग अलग प्रक्रियाओं को करने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं। और ये अलग अलग सामग्री में, इस बात को ध्यान से सुनेंगे, अलग अलग रॉ मटेरियल में यानी अलग अलग खाद्य सामग्री में ये जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है ये अलग अलग होती है। किसी में थोड़ा ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, किसी में थोड़ा कम होगी, किसी में न्यूट्रिएंट कुछ और होगा और किसी सामग्री में न्यूट्रिएंट कुछ और होगा। तो अब हम आगे बात करेंगे कि कौन सी खाद्य सामग्री में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जा रहा है, और सारी सामग्रियों को मिला करके कुछ ऐसे मेन पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो पहले हम उन पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि हम अलग अलग तरीके का भोजन खाते हैं, और उस भोजन में आप
लंच के टाइम पे जैसे आपने खाया दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घी, सलाद, रायता, कुछ लोग अचार भी शामिल करते हैं। तो मतलब थाली तो बहुत सारी बहुत सारे भोजन से मिल करके थाली तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है ना। लेकिन वो थाली जो अट्रैक्टिव होती है उसको हम क्यों खाते हैं, उस भोजन को खाने से हमें क्या फायदा होता है, या वो भोजन हम क्यों खाते हैं, उस भोजन को खाने का कारण क्या है ना। हमें ये जानना पड़ेगा कि जो हम खाना खाते हैं दिन भर, दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, क्यों करते हैं उसमें हमें। तो सिंपल सुनिए, जो हमारा शरीर है यानी कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे हम छोटे बच्चों की बात करें तो क्या करते हैं, दिन भर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो क्या होता है बच्चों, उनमें कुछ पोषक तत्वों की उनके शरीर को जरूरत होती है। अब हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व ये कौन से हैं? मुख्य पोषक तत्व हमारे शरीर में जो पाया जाता है, जो हमारे भोजन में मौजूद होता है, तो हमको ये पोषक तत्व कहाँ से मिलता है? भोजन के थ्रू ये पोषक तत्व हमें मिलते हैं। ठीक, भोजन के थ्रू ये पोषक तत्व हमें बच्चों मिलते हैं। पहला पोषक तत्व है उसका नाम है बच्चों आपका कार्बोहाइड्रेट। जो पहला पोषक तत्व है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये CARBOHYDRATES, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरे प्रकार का जो आपका पोषक तत्व है उसका नाम है बच्चों आपका प्रोटीन, यानी कि आप सभी ने बहुत बार ये शब्द सुने होंगे अपने बड़ों के मुंह से, लेकिन आज इस चैप्टर में आपको ये जानने को मिलेगा कि ये जो शब्द आप सुनते आ रहे हैं बचपन से ही, जब आप छोटे थे तभी से सुनते आ रहे हैं कि प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए, इसको प्रोटीन वाला कुछ खाना खिलाओ जिससे ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा, है ना, ये बहुत दुबला है, कुछ प्रोटीन वाला सामान खिलाओ, है ना। तो अब इस चैप्टर में आपको ये जानने को मिलेगा कि ये प्रोटीन जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं ये एक्चुअल में होता क्या है। तो आपको इस चैप्टर में जो आपके मुख्य पोषक तत्व हैं भोजन के, उनके बारे में जानने को मिलेगा। तीसरे प्रकार का आपका मुख्य पोषक तत्व है बच्चों, और उसका नाम है वसा, यानी कि फैट, यानी कि आपके चिकनाई वाले पदार्थ, चिकनाई वाले पदार्थ। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर बिल्कुल साधारण तौर पे समझना चाहें तो वो पदार्थ जिनमें कुछ चिकनाहट या चिकनाई पाई जाती है, स्लिपरी होते हैं, वो आपके कहलाते हैं वसा या फैट। चौथे प्रकार का आपका पोषक तत्व है बच्चों, और उसका नाम है विटामिन। ये कैसे होते हैं? आपने बहुत बार सुना है कि लोगों के अंदर जब विटामिन की कमी हो जाती है तो उनको मल्टीविटामिन की टैबलेट्स का सेवन करना पड़ता है। तो विटामिन क्या होते हैं बच्चों? आपके विटामिन जो होते हैं वो आपके शरीर को बहुत थोड़ी मात्रा में इनकी जरूरत होती है। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, फल फ्रूट खाइए, जिससे आपको विटामिन की कमी ना होने पाए। उसके बाद जो आपका पांचवें प्रकार का पोषक तत्व है, इसे हम कहते हैं बच्चों खनिज लवण, यानी कि मिनरल्स। अभी हम आगे और बात करेंगे इनके सबके बारे में ब्रीफ में, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि मुख्य पोषक तत्व हमारे भोजन में कौन कौन से पाए जाते हैं। छठवां है आपका रुक्षांश बच्चों, जिन्हें आप फाइबर कहते हैं या इन्हें आप रफेज भी कह सकते हैं। रफेज भी कह सकते हैं इन्हीं को आप। और उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं पानी की, यानी कि जल की। तो क्या है, हमारे शरीर का जो 70% भाग है वो तो केवल पानी से ही बना हुआ है। हमारे शरीर का 70% पार्ट केवल पानी से ही बना हुआ है। तो इसलिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना। आप
अगर आप ये सोचें कि आप एक दिन भी बिना पानी के रह सकें, तो क्या कोई बच्चा बिना पानी पिए एक दिन भी रह सकता है? नहीं रह सकता। मतलब आपके शरीर को पानी की जरूरत सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि ये जो मुख्य पोषक तत्व हैं, ये हमको कैसे मिल सकते हैं, इनको पाने का तरीका क्या है ना? The major nutrients in our food are named, क्या क्या? Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, जिसे हम फिर उसके बाद फाइबर और वाटर। तो फाइबर को आप डाइटरी फाइबर भी कह सकते हैं, यानी भोजन में मिलने वाले फाइबर। वैसे तो फाइबर बहुत सारा होता है, लेकिन ये डाइटरी फाइबर जो आपकी डाइट में मौजूद होता है, डाइटरी फाइबर। और वाटर, जिसे क्या है, जो हमारे शरीर को वाटर की क्या होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या आपको पता है कि आप मतलब क्या जितने भी प्रकार का आप भोजन खाते हैं, क्या उन सभी प्रकार के भोजन में ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं? हर व्यंजन में, हर व्यंजन में क्या ये सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं? हर व्यंजन में क्या सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं? सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब इसका जवाब ढूंढने की जरूरत है आपको कि क्या हर तरीके का जो भी आप भोजन खाते हैं उसमें क्या ये सारे के सारे मौजूद होते हैं? तो आपका जवाब होगा बच्चों कि हर प्रकार के जो भी आप व्यंजन खाते हैं उसमें ये सारे के सारे फूड इंग्रेडिएंट्स, यानी ये सारे के सारे पोषक तत्व मौजूद नहीं होते हैं। नहीं, क्यों? अलग अलग व्यंजन में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अलग अलग व्यंजन में या खाद्य सामग्री में अलग प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अलग प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मौजूद होते हैं, है ना? तो आपकी आज की क्लास में आपको ये जानना है कि ये जो बहुत सारे पोषक तत्व हैं, ये अलग अलग व्यंजन में यानी अलग अलग खाद्य सामग्री में आपको अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं। ठीक, अब ये कैसे, आप कौन सा सिंपल मेथड ऐसा करेंगे जिससे आप ये जान पाएंगे कि इसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं? उसके लिए आपको कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं बच्चों, वो मैं इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में बताऊंगी आपको, है ना? वो टेस्ट करने का तरीका आपको अगली क्लास में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको किस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व मौजूद है, तो टेस्ट आपको टेस्ट करना सिखाऊंगी मैं, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट सिखाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट सिखाया जाएगा, फिर आपको प्रोटीन का टेस्ट करना सिखाया जाएगा, और आपको टेस्ट नंबर 1 होगा आपका कार्बोहाइड्रेट का, टेस्ट नंबर 2 होगा आपका प्रोटीन का, और टेस्ट नंबर 3 होगा आपका फैट का। ठीक, हमें ये 3 प्रकार के पोषक तत्वों का टेस्ट करना सीखना है इस चैप्टर में, कि हम कैसे ये जान पाएंगे कि कौन से खाद्य सामग्री में आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कौन से खाद्य सामग्री में आपकी प्रोटीन प्रेजेंट है, और कौन सी खाद्य सामग्री में आपका फैट यानी कि वसा मौजूद है। ठीक, ये हमको जानना है अगले उसमें। अब हम इसमें जान लेंगे बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आपका प्रोटीन्स, और उसके बाद आपका फैट और विटामिन। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जो आपका
इधर की तरफ लिखा हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो उनका नाम आप नोट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश यानी कि फाइबर, जिन्हें आप डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं, और जल यानी कि पानी, वाटर, है ना। आप सभी ये चीज जानते हैं। तो अब हम ये जानेंगे बच्चों कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका आपके शरीर में क्या काम होता है। तो ये किस तरीके होते हैं, ये आपके ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं। ये कैसे होते हैं, आपके ऊर्जा प्रदान करने वाले, ठीक। फिर आपके जो प्रोटीन होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, ये आपका बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, यानी कि आपकी मरम्मत के लिए, मरम्मत और वृद्धि, यानी आपके शरीर की वृद्धि होने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और शरीर में अगर कुछ टूट फूट होती है शरीर के अंदर, तो उसमें मरम्मत करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है, मरम्मत और वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए। जैसे आपकी साइकिल टूट जाती है बच्चा, तो साइकिल को क्या कराना पड़ता है, रिपेयर कराना पड़ता है ना। रिपेयर कराने के लिए उसको आपको दुकान पे लेके जाना पड़ता है। फिर मिस्त्री आपकी साइकिल को क्या कर देता है बच्चों, रिपेयरिंग कर देता है साइकिल की, मतलब उसकी टूट फूट को ठीक करने का काम कर देता है, जो दुकान पे, साइकिल की दुकान पे जो मैकेनिक वगैरह होते हैं। तो उसी प्रकार से आपका जो शरीर है, तो शरीर के अंदर भी बहुत सारी टूट फूट निरंतर होती रहती है, बहुत सारी तो ऐसी जो आपको पता भी नहीं चलती, लेकिन उसमें आपको मरम्मत की आवश्यकता होती है। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि आपका मान लीजिए कहीं कोई हाथ कट गया, तो हाथ कटने के बाद क्या होता है बच्चों, उसको पहले तो ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है। तो क्या होता है, खून को रोका जाता है किसी तरह से कि खून बहना बंद हो जाए, है ना। जब खून बहना बंद हो जाता है तो वहां पे पट्टी लगाई जाती है। पट्टी क्यों लगाई जाती है, कि वो जो घाव है वो एक साथ आ जाए, चिपक जाए, है ना। और उसके बाद उसको पट्टी को बांध दिया जाता है। आप बैंडेज का या हैंडी प्लास्ट का यूज कर लेते हैं उसके लिए। तो ये सब क्या है, आपके मरम्मत करने के तरीके हैं। तो उसी प्रकार से जो आपका शरीर है, तो शरीर के अंदर भी बहुत सी टूट फूट लगातार होती रहती है, और उस टूट फूट की मरम्मत का काम जो है वो प्रोटीन की जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, जितनी आपके शरीर को जरूरत है, उतनी प्रोटीन अगर आपके शरीर में मौजूद है, तो आपके शरीर में वो मरम्मत का काम निरंतर चलता रहता है। फिर हम बात करते हैं वसा या फैट की, चिकनाई वाले पदार्थ की। तो आपने सुना होगा कि फैटी फूड जो है वो क्या होता है बच्चों, नुकसानदायी होता है। लेकिन ये चीज, फैटी फूड अगर बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है तभी वो नुकसानदायी होता है, और नहीं तो थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को फैट की भी जरूरत होती है। और ये भी किस प्रकार के पोषक तत्वों में आता है, ये भी आपको ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन, फैट भी आपको ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। फिर आपके आते हैं बच्चों विटामिन्स, और विटामिन्स के बारे में हम जानेंगे कि विटामिन्स तो अलग अलग दो कैटेगरी हो जाती है विटामिन्स की। पहली तो वो होती है बच्चों जो जल में घुलनशील होती है, ठीक। तो अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा में कमी नहीं है, तो आपको विटामिन आपके भोज्य पदार्थों से आपका शरीर ले लेता है। और दूसरे तरीके के विटामिन जो होते हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वसा भी आपके शरीर में थोड़ी मात्रा में होनी अति आवश्यक है, क्योंकि अगर वसा नहीं होगी तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो आपका शरीर अवशोषित यानी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। विटामिन भी आपके कई प्रकार के होते हैं बच्चों, जिनको आप ए बी सी डी ई ऐसे नामों से याद कर सकते हैं। ए बी सी डी तो सारे बच्चों को पता है। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, आपका विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, आपका विटामिन के होता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, मिनरल्स हम किसे कहते हैं बच्चों, जैसे आपका
और सब तो पता नहीं आपने अभी तक सुना है कि नहीं, लेकिन आपने एक शब्द अवश्य सुना होगा, वो है आपका आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन है ना, तो आयोडीन एक प्रकार का क्या है, आपका खनिज लवण है। ठीक है, फिर आपने कैल्शियम सुना होगा, कैल्शियम जरूरी है आपके शरीर के लिए, कैल्शियम आपने सुना होगा। तो आयोडीन है, कैल्शियम है, फिर आपका आ जाता है आयरन है, ठीक, आपका फिर आ जाता है सोडियम है, सोडियम है, फिर बहुत सारे और आपके मिनरल्स की बात होती है, जिसमें आपका मैग्नीशियम आ जाता है, मैग्नीशियम आता है, फिर आपका जिंक आता है। बच्चों इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे अभी। फाइबर की बात आती है तो फाइबर जो होते हैं वो आपके शरीर का क्लीनिंग एजेंट होते हैं, यानी आपके शरीर की अंदर से सफाई करने का काम जो है वो फाइबर करता है। अब सभी बच्चों को स्कॉच ब्राइट के बारे में पता है ना, स्कॉच ब्राइट घर में आपके बर्तन साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्कॉच ब्राइट का यूज किया जाता है। तो जैसे बर्तन साफ करने के लिए स्कॉच ब्राइट का यूज किया जाता है, उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर भी तो सफाई की आवश्यकता होती है। तो आपके शरीर के अंदर जो सफाई का काम है वो आपका ये फाइब्रस मटेरियल जो आप खाते हैं भोजन में अपने पोषक तत्वों के रूप में, यही आपका फाइबर जो है वो शरीर के अंदर की सफाई करने का काम करता है, समझेंगे आगे। और जल जो है वाटर, यानी बच्चों जल तो क्या है, बहुत पहले आप जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, ये बहुत पुरानी लाइन है आपकी। तो जल ही जीवन है का मतलब जल से ही आपका शरीर बना हुआ है, तो जल आपका जीवन है, जल के बिना तो जीवन के बारे में सोचना संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमारे अब आज की क्लास में आपने ये जाना है बच्चों कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो आपको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के द्वारा आपके शरीर को मिलते हैं, ठीक है। और कंपोनेंट्स ऑफ फूड किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स में अंतर समझा दिया है कि इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं और कंपोनेंट्स किसे कहते हैं। कंपोनेंट्स तो बच्चे अपने घर में एक बार चर्चा करेंगे कि इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं और कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, और चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है इंग्रेडिएंट्स तो कल एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगी, है ना। तो इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, और कंपोनेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है बच्चों, तो इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि हमारी भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि आपके भोजन में कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, आपके भोजन में कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। बच्चों क्लास 6 में आप सभी ने चैप्टर नंबर 1 में भोजन कहाँ से आता है इस बारे में जान लिया है। तो बच्चों अब हमको जानना है, चैप्टर नंबर 2 के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, और उसमें हमें जानना है कि भोजन जो है वो हमको मिलता कहाँ से है। मतलब भोजन आप कुछ जंतुओं से प्राप्त करते हैं, कुछ भोजन आप पौधों से प्राप्त करते हैं, और इस संसार में बहुत अलग अलग तरीके के भोजन अलग अलग तरीके के क्षेत्रों में, अगर जैसे मान लीजिए बच्चों हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पे अपने देश में ही बहुत अलग अलग तरीके का खान पान है, बहुत अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है। पर क्या कभी आप किसी बाहर के मतलब विदेशी से मिले हैं और उनसे पूछे कि आप डेली के खाने में क्या खाते हैं, तो वो कुछ अलग ही बताएंगे, वो रोटी दाल नहीं बताएंगे और वो कुछ अलग तरीके के व्यंजन की बात करते होंगे। लेकिन जो सभी प्रकार के व्यंजनों की जब हम बात करते हैं तो इन सभी प्रकार के व्यंजनों का हम खाना क्यों खाते हैं, ये सवाल पूछने का है हम लोगों को ना, कि हम खाना क्यों खाते हैं। खाना खाते तो हैं, खाना हमें मिलता कहाँ से है, पौधों से मिलता है, जंतुओं से मिलता है। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में हमें ये चर्चा करनी है, हमें ये जानना है कि ये जो भोजन हम खाते हैं
तो भोजन खाने का कारण क्या है? देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन तो ये है कि हम खाना क्यों खाते हैं, तो छोटे बच्चे ये जवाब देते हैं कि मुझे भूख लगती है इसलिए हम खाना खाते हैं। लेकिन भूख हमें क्यों लगती है, ये भी तो एक क्वेश्चन है कि हमें भूख क्यों लगती है। हम खाना इसलिए थोड़ी ना भूख लगती कि हमें खाना खाना है इसलिए भूख लगने लगती है, ऐसा नहीं होता। भूख लगने के पीछे आपका कारण ये होता है कि आपके शरीर को कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं, जो आप देख नहीं पाते, जो हम देख नहीं पाते हैं, वो क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। यानी आपके शरीर के अंदर जो मशीनें हैं, जैसे आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, आपकी किडनी है, शरीर के अंदर भी तो बहुत सारे अंग होते हैं ना, तो वो लगातार काम करते रहते हैं। तो काम करने के लिए, अच्छा इसको ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपके पापा जी के पास एक कार है, आपके फादर के पास एक कार है, तो कार को अगर आप चला के यहाँ से दिल्ली जा रहे हो तो उसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? ईंधन की। तो भोजन हमारे शरीर के लिए बच्चों ईंधन की तरह ही काम करता है। आज की क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर। बाय बाय।